मुझे लगता था मदरहुड के बाद मेरा करियर एंड हो जाएगा। आज भी कई औरतों को ये तक परमिशन नहीं है कि वो अपना मोड ऑफ बर्थिंग चूज कर सके। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी इज नॉट रियल बर्थ। शुरू के सालों में इस नेगेटिविटी ने मुझे बहुत इफेक्ट किया। मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे एंड उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे ये न्यूज मिल रही है कि माई फादर इज नो मोर। At the moment, I am working as a full-time content creator. Peak season में I easily earn from 1 to 1.5 lakhs collaborations के द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम चित्रांगी शर्मा है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे माय देसी पेंडोरा के नाम से जानते हैं। मैंने मेरा करियर शुरू किया था एज अ कंपनी सेक्रेटरी। कुछ साल कॉर्पोरेट और कुछ साल एज अ प्रोफेसर वर्क करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ जिससे मैं समाज भी बदल सकूँ। सो व्हाट कुड बी बेटर देन दिस प्रोफेशन। सो उस जमाने में 2016 की बात बता रही हूँ मैंने एक मेरा ब्लॉग शुरू किया जिसका नाम था देसी पेंडोरा। एंड विद गॉड्स ग्रेस वो ब्लॉग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो काफ़ी विमेन से, काफ़ी लोगों से कनेक्ट हुआ और उसी दौरान मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बना लिया। एंड इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ कंटेंट क्रिएटर, जिन्हें उस ज़माने में ब्लॉगर्स बोला जाता था। अब तो हम इन्हें इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कहते हैं। बट तब हम लोगों का एक ब्लॉग हुआ करता था जिसके द्वारा हम आर्टिकल्स लिखते थे, अपने ऑडियंस से कनेक्ट करते थे। सो हाँ, इस तरह से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। बट मुझे काफ़ी कुछ जो सिखाया वो मेरी उस पहली जॉब ने ही सिखाया है। कॉर्पोरेट जॉब ने और प्रोफेसर की जॉब ने बहुत कुछ सिखाया और इसी के द्वारा मैं इस फील्ड में आ पाई। अगर बात करें मेरे चाइल्डहुड की, तो मेरा चाइल्डहुड काफ़ी कुछ स्ट्रगलिंग था। मुझे देख के लगता होगा कि मैं बहुत ही प्रिंसेस और बहुत ही अपब्रिंगिंग, बिल्कुल कुशन्ड अपब्रिंगिंग हुई है मेरी, पर ऐसा नहीं था। मेरी मदर थी, उन्हें भी कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थे। इसकी वजह से मैं अपने घर का भी पूरा ध्यान रखती थी, अपने स्कूल का भी, और इसी के साथ करियर पे भी फ़ोकस करती थी। साथ ही साथ मैं एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कोर्स कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी। बट हाँ, मुझे हमेशा मेरे भगवान और मेरे फादर का पूरा सपोर्ट रहा और उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिला। इमेजिन कीजिए, एक 10-12 साल की लड़की जो अपने घर को भी मैनेज कर रही है, स्कूल जाके पढ़ाई कर रही है, स्कूल में भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। आई वाज़ अ टॉपर थ्रू आउट द स्कूल, आई ऑलवेज़ यूज्ड टू बी इन टॉप 3। आई वाज़ द हेड गर्ल ऑफ माय स्कूल। एंड साथ ही साथ मैं एक इतना कॉम्पिटिटिव कोर्स कर रही थी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स, जिसमें मुझे बहुत पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता था। बट भगवान की दया से सब कुछ, जब भगवान आपको प्रॉब्लम्स देता है, जब भगवान आपको लाइफ में स्ट्रगल देता है, तो वो स्ट्रेंथ भी देता है। किसी तरह से मैंने उन टफ ईयर्स को निकाला, अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दिया, अपने करियर पे भी ध्यान दिया और भगवान की दया से पहली बार में ही मेरा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्लियर हो गया और 2012 में मैं एज़ अ कंपनी सेक्रेटरी जॉब करना मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे हमेशा से टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने एक कॉलेज जॉइन किया एज़ अ प्रोफ़ेसर एंड वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरा ट्रू पैशन है। मुझे लोगों से बात करना, उनसे इंटरैक्ट करना, उन्हें पढ़ाना काफ़ी पसंद था। तो वहीं से मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ समाज में चेंज करना चाहती हूँ, कुछ बदलना चाहती हूँ और जैसा कि मेरी पर्सनल लाइफ़ में भी काफ़ी चीज़ें हुई हैं, जो मैंने देखा लोग उन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते हैं। कोई उनके बारे में बात नहीं करना चाहता है, कोई एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ की क्या वैल्यू है। सो इन सब चीज़ों की वजह से मैंने डिसाइड किया कि हाँ, आई शुड गो फॉर कंटेंट क्रिएशन। आई शुड डू समथिंग दैट विल हेल्प चेंज द सोसाइटी। सो 2015 में मेरी अरेंज्ड मैरिज हुई, मेरी शादी हुई एंड मेरी जो मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, वो भी डॉक्टर्स थे एंड मेरे हस्बैंड बिज़नेस करते थे। मुझे मेरे इन-लॉज़ की फैमिली ने भी पूरा सपोर्ट किया। मुझे कभी भी कंटेंट क्रिएशन, उस टाइम पे जैसे कई शूट भी करवाने पड़ते थे, फ़ोटोग्राफ़रों को बुलाना पड़ता था। तब लोग समझते नहीं थे कि ये क्या प्रोफ़ेशन है, क्या फ़ील्ड है, मतलब ये शूट क्यों करवा रही है? क्या ये कोई मॉडल है? क्या ये कोई एक्ट्रेस बनना चाहती है? बट मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया कंप्लीटली। वो मेरे साथ हर कदम पे खड़े रहे। उन्होंने बोला तुम अगर ये करना चाहती हो तो ये करो। पर शादी के बाद जैसा कि आपको पता ही है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे स्ट्रगल आ जाते हैं। वो स्ट्रगल भी थे साथ में। मैं अपने वर्क लाइफ़ और घर को साथ में बैलेंस करना सीख रही थी धीरे-धीरे। सो इसी तरह से 4-5 साल निकल गए स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में। जैसे पहले पता है आपको, इंस्टाग्राम बिल्कुल ग्लैमरस हुआ करता था। सिर्फ़ लोग अपने ग्लैमरस फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे, अपनी ग्लैमरस लाइफ़स्टाइल। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं सिर्फ़ अपनी बेस्ट एंड परफ़ेक्ट लाइफ़स्टाइल दिखाती थी कि मैं कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर रही हूँ, मैं कितने ब्रांडेड कपड़े पहन रही हूँ। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, उस टाइम पे माय कंटेंट वाज़ वेरी स्टैग्नेंट। मेरे कंटेंट की रीच बिल्कुल लिमिटेड थी। हाँ, मैं बहुत ही अच्छी प्रोफ़ाइल बना रखी थी मैंने, बहुत ही ग्लैमरस, बट जो एक्चुअल रीच और जो व्यूज़ आते हैं वो नहीं आते थे। बट आफ्टर लॉकडाउन 2022 में मैं प्रेग्नेंट हुई
एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग। और उसके बाद आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड इन मी, मुझे लगा कि अब मैं सिर्फ मेरे लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मैं मेरी बच्ची के लिए भी ज़िम्मेदार हूँ। तो मैंने अपनी रियल लाइफ़ पोस्ट करनी स्टार्ट करी। मैंने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स के बारे में बात करना शुरू किया, मैंने बॉडी शेमिंग के बारे में बात करना शुरू किया। एंड आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर-अंदर मेरे कंटेंट की रीच बिल्कुल 100 गुना बढ़ गई। मेरी रील्स वायरल जाने लग गई, इतने सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, इतनी सारी कई महिलाएँ हैं जो इन सब चीज़ों से गुज़र रही है, पर वो उस बारे में बात ही नहीं कर पा रही थी। आपको ये जानकर सरप्राइज़ होगा कि आज हम 2026 में पहुँच चुके हैं, बट आज भी कई औरतों को ये तक परमिशन नहीं है कि वो अपना मोड ऑफ बर्थिंग चूज़ कर सकें। अगर वो सी सेक्शन चूज़ करना चाहेंगी तो उनके हस्बैंड्स, उनकी मदर इन लॉज़ या उन जो समाज बोलने लग जाएगा कि नहीं-नहीं, नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट है, सी सेक्शन मत चूज़ करो। अगर किसी महिला की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सी सेक्शन बेटर है, उसे इतना शेम किया जाएगा कि वो इतना गिल्ट से भर जाएगी, उसे लगेगा कि मैंने सी सेक्शन डिलीवरी नहीं, मैंने कोई अपराध कर दिया गया है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले पूछते हैं, डिलीवरी नॉर्मल हुई या सी सेक्शन हुई? पर ये नहीं पूछते कि तुम कैसी हो? क्या तुम सही हो? क्या तुम खुश हो? क्या तुम मैनेज कर पा रही हो? सो ये एक मदरहुड ही विमेन के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। अगर कोई विमेन बेबी प्लान नहीं करना चाहती, बच्चा नहीं करना चाहती, चाइल्ड फ्री रहना चाहती है, पूरा समाज उसे प्रेशर करेगा। बच्चे नहीं कर रही हो, तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ खुद का देख रही हो, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? लेकिन वही औरत जब इस समाज की और अपने परिवार की बात मान के अगर बेबी प्लान कर लेती है, तो पोस्टपार्टम में उसे लिमिटेड सपोर्ट मिलता है, वेरी लिमिटेड। ऐसे बोलते हैं कि भई इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ अ चाइल्ड, बट एक्चुअली वो विलेज सिर्फ सजेशंस और रिकमेंडेशंस देता है। एक्चुअल हेल्प करने के लिए वो अवेलेबल नहीं होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए, विमेन की 90% प्रॉब्लम्स को बोल दिया जाता है ये नॉर्मल है, आप ये सहो। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एक बार की पता भी नहीं किया जाता कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, क्या हम कोई हेल्प कर सकते हैं? इतने साल हो गए, साइंस का इतना एडवांसमेंट हो गया, बट प्रेगनेंसी एंड जो डिलीवरी है अभी भी उतना ही पेनफुल प्रोसेस है, अभी भी उतना ही स्ट्रगलिंग है। आई एम श्योर अगर आदमी बच्चा पैदा कर रहे होते तो अब तक बहुत ही ईज़ी और पेन फ्री मेथड्स डेवलप हो गए होते। आई एम श्योर अबाउट इट। बट हमारे यहाँ यही होता है, औरतों को सिखाया गया है बस सहो, सहो, सैक्रिफाइस करो, सैक्रिफाइस करो। सबसे ज़्यादा हर्ट तो तब होता है जब हमारी फ्रेटर्निटी की औरतें तक हमें सपोर्ट नहीं करती। वो तक यही कमेंट पास करती है कि तुमने सी सेक्शन क्यों करवाया? तुम्हें तो नॉर्मल डिलीवरी करवानी चाहिए थी। तुमने तो दर्द ही नहीं सहा। लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी इज़ नॉट रियल बर्थ, आपका बच्चा कमज़ोर रह जाएगा। आज मैं हूँ, मैं अपने करियर में इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं मेरी फैमिली को अच्छे से चला रही हूँ, मैं मेरी बच्ची की अच्छी अपब्रिंगिंग कर रही हूँ। क्या आप मुझसे पूछेंगे कि मैं सी सेक्शन थी या नॉर्मल डिलीवरी थी? नहीं ना। तो बस यही बात है, ये हमारे समाज को समझना होगा कि एक लेवल के बाद आके आपको औरतों का सपोर्ट करना चाहिए। मदरहुड में उनकी जर्नी का पार्ट बनना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए, ना कि उनके लिए इश्यूज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएँ, उनके लिए और ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करें। बिगेस्ट स्ट्रगल ऑफ माय लाइफ इज़ ट्रोलिंग। जो हम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है हेट कमेंट्स एंड नेगेटिविटी। शुरू के सालों में इस नेगेटिविटी ने मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया। जैसे कि मैंने बताया, मैं खुद ही मेंटल हेल्थ के अप्स एंड डाउन से गुज़री हूँ। मैंने खुद ने कई स्ट्रगल झेले हैं, जैसे कि प्रीनेटल डिप्रेशन, पोस्टपार्टम एंग्ज़ायटी। तो कई बार इस ट्रोलिंग ने मुझे इफ़ेक्ट किया, बट धीरे-धीरे मुझे समझ आने लग गया कि जितनी हेट और जितनी नेगेटिविटी, इसका मतलब है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ समाज में, मैं कोई चेंज ला रही हूँ समाज में। अब मैं इस नेगेटिविटी को, इस ट्रोलिंग को एज़ अ पॉज़िटिव वे में लेती हूँ। सेकंडली जो लोग मेंटल हेल्थ स्ट्रगल से गुज़र रहे होते हैं, उनके लिए डे टू डे लाइफ मैनेज करना भी बहुत टफ होता है, स्पेशली ड्यूरिंग पोस्टपार्टम। पोस्टपार्टम के दौरान भी मैं फिर भी कोशिश करती रही, मैं कंटेंट बनाती रही, रील बनाती रही। इसलिए नहीं कि मुझे वायरल होना था, मैंने सच में सोचा भी नहीं था कि मैं कभी, मुझे लगता था मदरहुड के बाद मेरा करियर एंड हो जाएगा। आई विल बी ऑनेस्ट, बिकॉज़ मैंने देखा है लोगों को। मुझे लगता था मैं मेरा वेट भी कभी लूज़ नहीं कर पाऊँगी, मैं टिपिकल वही बिल्कुल मतलब हेल्दी, ओवरवेट, ओबीस वुमेन बन के रह जाऊँगी। मैं ये नहीं बोल रही ये होना कुछ गलत है। बट हाँ, अगर हम अपने आप पे वर्क कर सकते हैं, अपने को सुधार सकते हैं तो करना चाहिए। बट मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अब मैं एक विमेन नहीं हूँ, अब मैं एक माँ भी हूँ और मैं जो भी करूँगी उसका इफ़ेक्ट मेरे बच्चे पे आएगा। मुझे मेरे बच्चे के लिए फिट होना था। मुझे सोसाइटी ने, सबने मना किया, नहीं 3 मंथ्स तक तो तुम रेस्ट करो, तुम लोग कुछ भी एक्सरसाइज़ मत करो, कुछ भी वर्कआउट स्टार्ट मत करो। बट नहीं, मैंने सिर्फ़ मेरे डॉक्टर और मेरे फिज़ियोथेरेपिस्ट की मानी एंड मैं मेरे घर पे ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। और साथ ही मैंने, आज जैसे आपको बताया, मैं अपनी लाइफ के रियल और रॉ चीज़ों को भी दिखाने लगी।
मैं सिर्फ अपनी ग्लैमरस लाइफ नहीं दिखाती थी, मैंने दिखाया कि हाँ, मुझे ब्रेस्ट फीडिंग में कितने स्ट्रगल्स आ रहे हैं। मैंने दिखाया कि हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ इज़ नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी बिफोर। एंड मुझे इतना खुशी मिली कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी जैसी लाखों करोड़ों महिलाएँ हैं, जिनके साथ यही हो रहा है एंड वो मुझसे बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। मेरी कई रील्स हैं, जैसे कि मैंने एक रील बनाई जिसमें मैंने बताया कि भई बच्चे के साथ-साथ एक माँ का भी दूसरा जन्म होता है, तो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों को इस रील से इतनी प्रॉब्लम हो गई, लोग इतने ट्रिगर हो गए, मुझे इस रील पे इतने हेट कमेंट्स मिले, बट साथ ही साथ मुझे कितनी सारी महिलाएँ जिन्होंने पर्सनली भी मैसेज करे, जिन्होंने पोस्ट पे भी कमेंट किया कि आपने ये बिल्कुल सही बात बोली है, बच्चे का जन्म सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन माँ का पुनर्जन्म कोई सेलिब्रेट नहीं करता। रियल लाइफ में लोग इतने सपोर्टिव नहीं थे मेरे आस-पास के लोग, मैं ऑनेस्टली बताऊँगी। वो लोग कई लोग थे ऐसे जिन्होंने भई वो नेगेटिव बोलते थे, सजेशंस देते थे, सिर्फ रिकमेंडेशन देते थे। बट इंस्टाग्राम पे मुझे इतनी पॉजिटिव कम्युनिटी मिली, इतनी सारी महिलाएँ, जैसे अभी मेरी बच्ची का स्कूल शुरू हुआ। सो आई वाज़ फीलिंग वेरी इमोशनल एंड मैंने जिसको भी बताया सब बोले, "इसमें कोई इमोशनल होने की बात ही नहीं है। ये तो लाइफ का पार्ट है, तुम्हें भी टाइम टाइम मिलेगा, तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा।" बट मैंने उसी चीज़ को रील बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया। मुझे इतनी सारी महिलाओं के मैसेज आए कि हम भी इमोशनल फ़ील कर रही हैं, हम भी सेम फ़ील कर रही है। इवन इतनी सारी वर्किंग वुमेन जो कि डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, इतनी हाई प्रोफ़ाइल पोस्ट पे हैं, उन्होंने भी मुझे सेम चीज़ बोली कि हम सेम फ़ील कर रहे हैं कि जैसे कि हमारे एक दिल का टुकड़ा निकल के बाहर जा रहा हो। तो मुझे पता है सोशल मीडिया के बारे में बहुत नेगेटिविटी है कि सोशल मीडिया बिगाड़ रहा है, हमें हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है, हमें बिगाड़ रहा है, हमें वैलिडेशन की आदत हो गई है। बट एक बात बोलूँ, जो लोग जिन लोगों को रियल लाइफ में सपोर्ट नहीं मिलता, जिन लोगों को रियल लाइफ में वो कम्युनिटी नहीं मिलती, वो कम्युनिटी सोशल मीडिया पे भी है। अगर आप जाएँगे, इफ यू गो लुकिंग फॉर पॉजिटिव कंटेंट, आपको वो मिलेगा। आपको अपना सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। आई हैड अ सी सेक्शन डिलीवरी, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी थी एंड ये मेरे लिए बेस्ट डिसीजन था। मैं बिल्कुल हँसते-खेलते गई। मेरा सब कुछ पहले से फाइनल था, डिसाइडेड था। मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया, मैं उससे मिली अच्छे से, घर आई, घर आके मैंने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। पर जो असली स्ट्रगल है वो शुरू होता है 10 से 15 दिन के बाद, जब सडनली आपकी बॉडी में हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं। ऐसे समय पे कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता, सिर्फ रोना ही रोना आता है। ऐसा लगता है कि लाइफ में जीने का कोई मतलब नहीं है। आप अपने बच्चे से भी उतना कनेक्शन नहीं फ़ील कर पाते हो। आपको लगता है अगर मैं नहीं भी रही तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? और साथ ही हमारी सोसाइटी और समाज कोई भी आके नहीं पूछेंगे हाउ आर यू डूइंग? आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? वो पूछेंगे बच्चा तो ठीक है, बच्चे का तो सब सही चल रहा है। और साथ ही साथ सजेशंस और देंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने बच्चे को वो नहीं किया। अब मुझे थोड़ी नींद आने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो मैं एक अलग कमरे में जाके 4-5 घंटे के लिए सोती थी। तो जो मैंने घर पे मेरे जापा के लिए एक नैनी लगाई थी, वो तक आके मुझे बोलने लग गई कि आप कैसी औरत हो? आप अलग कमरे में जाके सो जाती हो, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ये हमारे समाज की रियलिटी है। कोई इंसान जो ऑलरेडी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुज़र रहा है, उन्हें समझने की जगह, उन्हें सपोर्ट करने की जगह उनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा। अभी तक हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ पे इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। अगर विमेन रोती है, अगर विमेन अपसेट हो रही है, तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रही हो? कई विमेन होती हैं उन्हें पोस्टपार्टम रेज हो जाता है। पोस्टपार्टम रेज मतलब इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो चीज़ें भी फेंक देती है। बट ये सब चीज़ें हार्मोन्स की वज़ह से हो रही है, वो खुद ऐसी नहीं है। अब वो खुद सोचना चाहिए, एक अच्छी-भली औरत, अच्छी हँसती-खेलती इंसान सडनली चाइल्ड बर्थ के बाद ऐसा क्या हो गया है कि वो ये सब करने लग गई है? पर नहीं, कई जगह हम देखते हैं हस्बैंड्स तक सपोर्ट नहीं करते। बोलते हैं ये तुम क्या हो गई हो? बच्चा पालना तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। और स्पेशली जो हमारे कई समाज के बूढ़े लोग होते हैं, वो आके बोलने लग जाते हैं, हमने तो 4-4 5-5 बच्चे पाले थे, तुम्हारे 1-2 में ये हालत क्यों हो गई? बट इन चीज़ों का हम पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारी मेंटल हेल्थ है, जो हमारे हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं पोस्टपार्टम में, जो भी हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, एंग्ज़ायटी हो जाती है, जैसे बच्चे को लेके लगता है कि नहीं बच्चा बेड से गिर जाएगा, बच्चे को एक पल भी आँखों से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो दिल बहुत तेज़ धड़कने लग जाता है। ऐसा फ़ील होता है कि भूकंप आ रहा है या फिर चक्कर आ रहा है। इ दीज़ ऑल आर सिम्पटम्स ऑफ पोस्टपार्टम एंग्ज़ायटी। बट ये सब चीज़ें खुद नहीं होती हैं। ये सब चीज़ें कोई भी औरत खुद नहीं चाहती कि उसके साथ हो। बट ये सब चीज़ें होती हैं और एज़ अ सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पोस्टपार्टम इज़ अ वेरी वल्नरेबल टाइम एंड हमें वुमेन को सपोर्ट करना होगा उस दौरान। अगर हम चाहते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशंस बच्चे पैदा करें या सोचे भी इस बारे में, तो हमें ये करना होगा। अदरवाइज़ हम आज ही देख रहे हैं कि पीपल वांट टू बी चाइल्ड फ्री एंड क्यों नहीं रहेंगे वो? ऑब्वियस सी बात है, कहाँ सपोर्ट है हमारे लिए? कहाँ है? कहाँ हमारे लिए डॉक्टर्स का सपोर्ट है? कहाँ हमारे लिए समाज का सपोर्ट है? कहाँ हमारे लिए फैमिली का सपोर्ट है? मुझे खुद मैंने मेरे
पीपीडी के लिए थेरेपी ढूँढी, थेरेपिस्ट ढूँढी। मुझे कम से कम 7 से 8 थेरेपिस्ट बदलने पड़े, तब जाके मैं एक किसी को ढूँढ पाई जिसने मुझे सपोर्ट किया उस जर्नी में, उस ड्यूरेशन में मुझे सपोर्ट किया। और अगर हम बात करें, आपको पता है जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद बच्चे के रेगुलर चेकअप्स होते हैं, वैक्सीन्स होती है। लेकिन क्या पोस्टपार्टम वुमेन का कोई रेगुलर चेकअप होता है? क्या उनके लिए कोई पूछा जाता है कि हाउ आर यू डूइंग फिज़िकली? हाउ आर यू डूइंग मेंटली? नहीं, हमें बस 5-6 दिन में पूरे बच्चे की सारी चीज़ों के साथ पैक करके बैग बैग हमें बस पो डिलीवरी के 4-5 दिन बाद बैग वगैरह पैक करके घर भेज दिया जाता है कि जाओ, खुद का भी ध्यान रखो, खुद की बॉडी का भी ध्यान रखो, अपने बच्चे का भी ध्यान रखो और साथ ही साथ एक परफेक्ट मदर भी बन के दिखाओ। और कोई सपोर्ट मिले नहीं मिले, बहुत सारे सजेशंस और रिकमेंडेशंस फ्री में ज़रूर आ जाते हैं। मेरी लाइफ का सबसे ट्रॉमेटिक टाइम था कि जब मेरी बच्ची 1 साल की हुई और उसके कुछ ही दिन बाद मेरे फादर एक्सपायर हो गए और उन्होंने बहुत स्ट्रगल झेला, उन्हें पैरालिसिस हुआ। वो 3 से 4 साल तक बिल्कुल बेड रिडन थे। माय फादर यूज्ड टू बी अ वेरी सीनियर ऑफिशियल इन राजस्थान गवर्नमेंट। सो वो ऐसे इंसान थे जो सैटरडे संडे भी अपने घर पे नहीं रुकते थे। और ऐसा इंसान अगर बेड रिडन हो जाए और सोचो अपनी नवासी के साथ ही नहीं खेल पा रहा है, तो वो कितना स्ट्रगल होगा। और प्लस मेरी बच्ची का फर्स्ट बर्थडे एंड उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे ये न्यूज़ मिल रही है कि माय फादर इज़ नो मोर। सो इन सब चीज़ों ने मेरे स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा और ट्रॉमेटिक बना दिया। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हमारे घर में जिन लोगों के भी पेरेंट्स कोई ट्रॉमेटिक डिज़ीज़ से गुज़र रहे हैं या कोई बीमारी से गुज़र रहे हैं, आपको पता है कि ये कितना मुश्किल है लाइफ में बाहर जाना, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, सब कुछ परफ़ॉर्म करना, अपनी ड्यूटीज़ भी करना, अपना जॉब भी करना, अपने घर को भी सँभालना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटल टोल ले लेती हैं इंसान पे। सो ये मेरी लाइफ़ का सबसे ट्रॉमेटिक टाइम था और मुझे आज भी इतना रिग्रेट होता है कि ऐसा इंसान जो पड़ोसियों के बच्चों को भी इतना पसंद करता था, वो मेरी खुद की बच्ची के साथ भी नहीं खेल पाया। एट द मोमेंट आई एम वर्किंग एज़ अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर एंड आई विल रिकमेंड ऑल द बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स या जो भी लोग कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, कीप द कंसिस्टेंसी। आपका जो कंटेंट है उसे रियल रखें, रॉ रखें, क्योंकि दुनिया बहुत ही परफेक्शन देख-देख के बोर हो चुकी है। वो रियल देखना चाहते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि रिलेट करना चाहते हैं दूसरे के स्ट्रगल से, दूसरे के इश्यूज़ से। सो मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि आपका जो कंटेंट है, उसमें आप रियलिटी दिखाएँ, रॉ डेटा दिखाएँ, अपने आप कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, आप वो दिखाइए। मैं काफ़ी सेशंस भी लेती हूँ, उनमें भी सबको यही बताती हूँ कि आपका जो भी रियल पिक्चर है, वो आप सोशल मीडिया पे प्रेज़ेंट करें। साथ ही साथ अगर मैं मेरी अर्निंग की बात करूँ, तो पीक सीज़न में आई ईज़िली अर्न फ्रॉम 1 टू 1.5 लैक्स कोलैबोरेशंस के द्वारा, वीडियो शूट्स के द्वारा। इसके अलावा सेशंस भी लेती हूँ मैं, वन ऑन वन सेशंस होते हैं कि हाउ यू कैन ग्रो योर इंस्टाग्राम। इसके अलावा मैं कॉलेजेस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी इन्फ्लुएंसर, हाउ टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर एंड हाउ टू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन के सेशन लेती हूँ। सो उसके द्वारा भी आप अर्न कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ब्रांड कोलैबोरेशन से स्टार्ट करें। शुरू में अगर बार्टर ऑफर हो रहा है तो ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए बार्टर कोलैबोरेशंस ले सकते हैं। उसके बाद आपको जितने भी इंडिया के टॉप पीआर्स हैं, जो सोशल मीडिया एजेंसीज़ हैं, आप खुद उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। अपना अच्छा-सा मेल बनाइए, एक मेल का फॉर्मेट बनाइए, एक मीडिया किट बनाइए और जितनी भी टॉप पीआर एजेंसीज़ या टॉप ब्रांड्स हैं, उनको रीच आउट कीजिए। ये मत सोचिए कि अरे मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं आया। अगर आप 50 को रीच आउट करोगे तो किसी एक का रिस्पॉन्स आएगा, बट वो एक भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड सबसे बड़ी बात की पेशेंस। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं 1 महीने में मेरी रील वायरल चली जाएगी और मैं बिल्कुल स्टार बन जाऊँगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बी पेशेंट। 6 मंथ्स तक आप कंटेंट पोस्ट करो। अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो आपका निश भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। क्या आप ट्रैवल बहुत करते हैं, ट्रैवल पसंद करते हैं, सो पोस्ट ट्रैवल कंटेंट। क्या आप टेक कंटेंट पसंद करते हैं, सो यू कैन पोस्ट टेक कंटेंट। क्या आपको लगता है कि मैं कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आप उस जॉनर को रिप्रेज़ेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे। सो पहले लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है एंड वही चीज़ अगर आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे, तो दैट विल गार्नर मोर व्यूज़ एंड मोर एंगेजमेंट। एंड मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दूँगी, प्लीज़ डोंट जस्ट गो ऑन ऑल दीज़ स्टोरीज़ कि हमने तो जॉब छोड़ दी एंड हमने कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम स्टार्ट कर दिया, फिर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं। हमेशा इसको एज़ अ साइड हसल स्टार्ट कीजिए। हमेशा इसको एज़ अ पार्ट टाइम थिंग रखो। आप स्टार्ट करो, वीक में 2 दिन दो ऐसे 1 या फिर 1 घंटा 1 दिन का दो एंड उसके बाद जब आपको लगता है कि यू स्टार्टेड अर्निंग थ्रू इट, देन आप इसे फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। तो मैं कुछ आपको तरीके बता देती हूँ हाउ यू कैन मोनेटाइज़ एज़ अ कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहला, जैसा मैंने बताया, ब्रांड कोलैबोरेशंस।
ठीक है? आप ब्रांड्स को रीच आउट करो, उनके जो भी वीडियोज़ हैं, उन्हें रील चाहिए या उनको स्टोरीज़ चाहिए, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। सेकेंडली आप खुद भी एड फ़िल्म्स क्रिएट कर सकते हैं। आजकल यूजीसी कंटेंट इज़ आल्सो डूइंग रियली ग्रेट। यूजीसी में यही होता है, आप ब्रांड को एक तरह से छोटी-सी एड फ़िल्म बना के देते हैं और वो एड फ़िल्म एज़ एडवर्टाइज़मेंट वो लोग अपनी प्रोफ़ाइल पे यूज़ करते हैं। थर्ड इज़ यू कैन टेक वन ऑन वन सेशंस। आप लोगों को बता सकते हैं कि हाउ टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर ऑन इंस्टाग्राम एंड वन टू वन काउंसलिंग कर लीजिए। फोर्थ है यूट्यूब। यूट्यूब इज़ अ वेरी अमेजिंग सोर्स ऑफ अर्निंग, बट यूट्यूब पे आपको बहुत टाइम और बहुत एनर्जी आपकी जाएगी। तो वो चीज़ ध्यान में रख के आप यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट कीजिए। फिफ्थ इज़ देयर इवेंट एंड पीआर होस्टिंग। आजकल क्या होता है, जो पीआर एजेंसीज़ हैं बड़ी-बड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ सम बिग ब्रांड इज़ कमिंग टू जयपुर, वो मुझे ये जॉब दे देंगे कि आपको हमारे बिहाफ पे एक इवेंट होस्ट करना है, एक पीआर इवेंट होस्ट करना है। मुझे लोगों को बुलाना है, जो ब्रांड की एग्ज़िबिशन है या ब्रांड का स्टॉल लॉन्च है, उस लॉन्च को मुझे हैंडल करना है। सो ये पीआर होस्टिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी ल्यूक्रेटिव वे टू अर्न मनी, बिकॉज़ इसमें भी आप अच्छा कमा सकते हैं। एट द मोमेंट आई एम अ लाइफ़स्टाइल क्रिएटर विद मेजर फोकस ऑन मदरहुड। सो आई टॉक अबाउट मेरे बच्चे के लिए कौन-सा क्लोथिंग ब्रांड बेस्ट है, कौन-सा डायपर ब्रांड बेस्ट है, कौन-सा फूड प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, उसके लिए खिलाती हूँ। सेकेंडली आई टॉक अबाउट अदर लाइफ़स्टाइल थिंग्स एज़ वेल, जैसे कि घर का इंटीरियर हो गया, होम डेकोर हो गया, ट्रैवल हो गया, कोई अगर नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है हमारे सिटी में, तो मैं उसके बारे में जाके वहाँ कवर करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, वो पोस्ट करती हूँ। सो लाइफ़स्टाइल क्रिएटर बनने से क्या है, काफ़ी बड़ा स्कोप मिल जाता है। आप काफ़ी सारे ब्रांड्स कवर कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कवर कर सकते हैं। एंड पीक सीज़न में मेरा रेवेन्यू आराम से 1 टू 1.5 लाख मंथली हो जाता है। एंड जो ऑफ सीज़न्स होते हैं उनमें मैं ये सेशंस ले लेती हूँ, काउंसलिंग ले लेती हूँ वन ऑन वन। सो या दिस इज़ माय करंट पैकेज एंड आई ओनली वर्क फॉर 2 आवर्स अ डे एंड ओनली फॉर 4 डेज़ अ वीक, बिकॉज़ एज़ आई टोल्ड यू आई हैव अ यंग चाइल्ड, तो मुझे उसका भी पूरा ध्यान देना होता है, उसका भी सब कुछ करना होता है। तो ये मैं पार्ट टाइम वर्क करके इतना कमाती हूँ, तो अगर आप फुल टाइम इस फ़ील्ड में जाएँ, तो काफ़ी सारी और अच्छी अर्निंग भी आपकी हो सकती है। बेसिकली मैं यही बोलना चाहूँगी सोसाइटी से कि प्लीज़ सपोर्ट फेलो मदर्स अराउंड। सपोर्ट का मतलब सिर्फ़ फ्री के रिकमेंडेशन या सजेशन देना नहीं है। आप उनके साथ हर जर्नी पे खड़े होइए, उन्हें क्रिटिसाइज़ मत कीजिए एंड सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद के डिसीज़न खुद लेने दीजिए। वो लोग कोई 4 साल की या 5 साल की छोटी बच्ची नहीं है कि जिन्हें कोई गुड़िया पकड़ा दी गई है कि ये खिलौने से खेल लें। वो एक वुमन है, पूरी एडल्ट वुमन है, जिसने, जैसा कि आप सभी लोग बोलते हैं कि भगवान ने तो औरतों को बनाया ही इसीलिए, माँ बनने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, तो उन्हें वो जॉब करने दीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ़ एक वुमन को सपोर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ़ एक मदर को सपोर्ट नहीं कर रहे। आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि अपनी आगे वाली जनरेशन एंटायरली कैसी होगी। सपोर्टेड एंड हैप्पी मदर्स इज़ इक्वल टू हैप्पी एंड गुड चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच जोश टॉक्स मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई एम फीलिंग सो प्रिविलेज्ड कि इतने बड़े-बड़े लोग जिस स्टूडियो में आए हैं, जिस चैनल पे आए हैं, उस चैनल पे आके मुझे भी अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। और अगर ये सारी बातें सुन के आप में से एक इंसान भी ये फ़ील करता है कि हाँ, मुझे भी आवाज़ उठानी है, मुझे भी चेंज करना है समाज को, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। थैंक यू सो मच।